So good evening, everyone. Is my voice and video clear? Is my voice and video clear? ठीक है. So let's start without wasting your time. Let's start. Atmospheric refraction. ठीक है. कुछ पोर्शन है हमारा एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन का बच गया है और एक दो फिनोमिनन हमारे और बच गए हैं. तो वी विल बी कंप्लीटिंग दैट और उसके बाद छुट्टी कर लेंगे. ठीक है. तो जितनी देर में हो जाए, 1 घंटा में, 45 मिनट में, आधे घंटे में, जितनी देर में हो जाए, बट समझते समझते. ठीक है. चलो. तो आई होप ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार हम बचपन से सीख रहे हैं, है ना. आई होप ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार हम बचपन से सीख रहे हैं ना. लेट्स सी व्हाट ट्विंकल कैन डू. तो द फर्स्ट क्वेश्चन फॉर टुडे इज, अपने नॉलेज के ऊपर आंसर देना है. क्वेश्चन, व्हाई डू स्टार्स ट्विंकल. स्टेटमेंट 1 is because the actual position of star changes. Amount of light entering our eye fluctuates. Option A is only 1. Option B is only 2. Both 1 and 2. Neither 1, neither 2. बताइए इसका आंसर. ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार. गया 1 नंबर. और 0.25 भी फ्री का डिडक्ट होगा नेगेटिव में. टेंशन दे दिया ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार. चलिए बताइए इसका आंसर बताइए. अरे जो एनसीईआरटी में लाइन लिखा है वो उठा के पूछ दिया मैंने, उसी को इधर उधर करके. ठीक है. सोच समझ कर बताइए आंसर. अरे कोई आंसर क्यों नहीं दे रहा. इतना डरने वाला बात क्या है, ज्यादा ज्यादा गलत होगा और क्या. सोचना नहीं है, जैसे आप आंसर करते वैसे बताइए. जो भी आप आंसर करते जो सोचकर. एक आंसर आया है. अरे आंसर बताओ यार, ये सब क्या मतलब वो नहीं, एक्सप्लेनेशन नहीं देने का. ठीक है. एक सी है, एक बी है, और बाकी स्किप कर देंगे बाकी लोग. हाँ, अरे 2 आंसर और आने चाहिए ना. बाकी लोग स्किप कर देंगे, छोड़ देंगे. इतना आसान सा सवाल. एक डी है. चलिए, तो आंसर विल बी, ठीक है, आंसर विल बी दिस. ठीक है. नाउ पहला लाइन में गलती क्या है, व्हाट इज द रॉन्ग इन फर्स्ट लाइन. जिन्होंने भी आंसर बी दिया, ऑब्वियसली उनको पहला लाइन में कुछ गलत दिखा होगा. क्या दिखा गलत आपको. हाँ, ऐसे ही दे दिया आंसर. क्या क्या गलत दिखा आपको. स्टार पोजीशन. वेरी गुड. ये जो एक्चुअल पोजीशन है ना बेटा, दिस इज रॉन्ग, है ना. अरे स्टार तो वही रहेगा, है कि नहीं. एक्चुअल पोजीशन विल नॉट चेंज. ओके. देन सर, व्हाट पोजीशन चेंजेस. एपरेंट पोजीशन चेंजेस. कौन सा पोजीशन चेंज होता है. एपरेंट पोजीशन चेंज हो जाता है. अब सर ये एपरेंट पोजीशन क्या है, आप ध्यान से सुनिएगा.
आप धरती पर खड़े हैं, ठीक है, आप धरती पर खड़े हैं और यहां पर कहीं पर स्टार है, ठीक, यहां पर कहीं पर स्टार है। अब हमारा जो एटमॉस्फेयर है बेटा, काफी लेयर्स है ना इस एटमॉस्फेयर में, है या नहीं है? काफी सारे लेयर्स है एटमॉस्फेयर में, काफी सारे लेयर्स है एटमॉस्फेयर में। तो यहां से लाइट रे जब आएगा, बेंड करता हुआ आपके दूर तक पहुंचेगा, झुकता 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 तक पास पहुंचेगा। बट आईज सी इन अ स्ट्रेट लाइन, आईज को स्टार कहां नजर आएगा? दूसरे पोजीशन पर, ठीक है। तो दिस इज व्हाट, रेड वाला पोजीशन इज व्हाट, ओरिजिनल एक्चुअल पोजीशन, और ब्लैक वाला पोजीशन इज व्हाट, दिस एपरेंट पोजीशन। सभी को एपरेंट पोजीशन समझ में आया? कोई ऐसा बच्चा है जिसको एपरेंट पोजीशन समझ में नहीं आया? स्टार से जो लाइट आएगा अपनी आंखों में, ड्यू टू वेरियस लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर, एटमॉस्फेयर अलग अलग डेंसिटी का है ना, अलग अलग डेंसिटी का है, तो सबकी ऑप्टिकल डेंसिटी अलग होगी, सबका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अलग होगा। सबका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अगर अलग होगा तो हर लेयर में रिफ्रैक्शन होगा, और हर लेयर में रिफ्रैक्शन होकर हमारे पास जब पहुंचेगा तो वी सी इन अ स्ट्रेट लाइन, हम तो स्ट्रेट लाइन में देखते हैं, ठीक है। तो यू विल सी अ न्यू पोजीशन ऑफ द स्टार। तो ये नया पोजीशन को हम क्या बुलाएंगे? एपरेंट पोजीशन। अब ध्यान से सुनना मेरी पूरी बात। अब एक बात बताओ, ये जो एटमॉस्फेयर का डेंसिटी है, ये जो एटमॉस्फेयर, इस लेयर का डेंसिटी, इस लेयर का डेंसिटी, इस लेयर का डेंसिटी, जो डेंसिटी है, क्या ये कांस्टेंट रहता है? इज दैट डेंसिटी कांस्टेंट? नो, नहीं ना। हीट होगा तो चेंज हो जाएगा, ठंडा होगा तो चेंज हो जाएगा, है कि नहीं? चेंज होता रहेगा ना ये। अच्छा, अगर ये डेंसिटी चेंज होती रहेगी बेटा, तो क्या ये जो लाइट आपके आंखों तक बेंड होकर पहुंची है, क्या वो भी चेंज होता जाएगा? क्या वो भी चेंज होता जाएगा जो बेंड होकर आपके आंखों तक पहुंची है? और अगर वो जो लाइट रे आपके आंख तक पहुंच रही है, उसका पोजीशन अगर चेंज हो रहा है, तो क्या ये एपरेंट स्टार का भी पोजीशन चेंज होता रहेगा? कभी यहां दिखेगा, कभी यहां दिखेगा, ऐसा ऐसा। तो एपरेंट पोजीशन ऑफ द स्टार चेंजेस, ठीक है। तो एक्चुअल की जगह हम क्या लिखेंगे? व्हाट इज द आंसर? बिकॉज द एपरेंट पोजीशन ऑफ द स्टार चेंजेस। और ऐसा क्यों हो रहा है? बिकॉज ऑफ चेंज इन डेंसिटी। सब मिलाकर इस फेनोमेनन को क्या बुलाते हैं? एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। क्या बुलाते हैं? एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। समझ में आया? समझ में आई ये चीज? नाउ इसी फेनोमेनन की वजह से, इसी फेनोमेनन की वजह से, कौन सा? एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन फेनोमेनन की वजह से, ये जो अमाउंट ऑफ लाइट जो है, ठीक है, ये जो अमाउंट ऑफ लाइट है जो हमारे आंखों में एंटर कर रहा है, वो भी वेरी करेगा, है ना। एक समान तो लाइट एंटर नहीं करेगा, बिकॉज डेंसिटी इज चेंजिंग। तो अगर अमाउंट ऑफ लाइट वेरी करेगा, तो ये जो अपरेंट पोजीशन पर जो स्टार है जो आपको दिखेगा, उसका भी ब्राइटनेस वेरी करेगा। तो अमाउंट ऑफ लाइट एंटरिंग आवर आई फ्लक्चुएट्स। तो ये दोनों आंसर होंगे, ठीक है। तो क्या हम आंसर में लिख सकते हैं? क्या होगा इसका आंसर? अपरेंट पोजीशन चेंजेस और amount of light entering our eye। फ्लक्चुएट्स की जगह जो एग्जैक्ट टर्म लिखा है वो क्या है? फ्लिकर्स। फ्लिकर्स मतलब चेंज, कभी ब्राइट कभी कम, कभी ब्राइट कभी कम, ठीक है। और ये दोनों हो क्यों रहे हैं? बिकॉज ऑफ एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। सभी बच्चे को समझ में आया? सभी बच्चे को समझ में आया ये पॉइंट? हाउ डू स्टार्स ट्विंकल? हाँ, कर लेंगे, गलती तो नहीं करेंगे। तो टॉपिक क्या था? ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स। टॉपिक इज ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स, ओके। किसी को कुछ पूछना हो ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स में?
ये देखो दोनों दे रखा है आपके बुक में, मैं कुछ एक्स्ट्रा नहीं पढ़ा रहा हूँ। किसी को लगे कि सर क्या पढ़ा दे रहे हैं आप, इसके लिए मैं दिखा दे रहा हूँ बार बार कि व्हाई डू स्टार्स ट्विंकल। यहाँ देखो, apparent position of the star fluctuates, number one, and amount of starlight entering the eye flickers, which is the twinkling effect. ठीक है, समझ में आ गया सभी को? कोई डाउट है किसी को? नाउ यहीं पर अगला क्वेश्चन आपको क्या दे रखा है, why do planets do not twinkle? ये थोड़ा सा अलग है, ठीक है, ये थोड़ा सा अलग है, ठीक है। तो इसको थोड़ा सा ध्यान से देखना होगा कि ये प्लैनेट्स क्यों नहीं ट्विंकल करते हैं। ध्यान से देखना, स्टार जो है, ठीक है, स्टार जो है, इसका डिस्टेंस जो है अर्थ से, डिस्टेंस फ्रॉम अस क्या है, वेरी लार्ज। देयरफॉर दे कैन बी कंसिडर्ड एज पॉइंट ऑब्जेक्ट। बहुत दूर, स्टार छोटा तो नहीं होता ना बेटा, सन इतना बड़ा होता है, बट चूंकि इसका डिस्टेंस बहुत ज्यादा है, उसके वजह से जब इसको सॉल्व करते हैं, जब इसको एज्यूम करते हैं, तो वी फाइंड इट अर्थ के रेस्पेक्ट में। ऐसा नहीं स्टार के नजदीक में जाकर स्टार को पॉइंट ऑब्जेक्ट मान रहे हैं, अर्थ पर खड़े होकर अगर हम स्टार को इमेजिन करें तो हम किस तरीके से इमेजिन कर सकते हैं, पॉइंट ऑब्जेक्ट। और पॉइंट ऑब्जेक्ट की तरह अगर हम इसको इमेजिन कर रहे हैं, तो पॉइंट ऑब्जेक्ट से जो लाइट रे निकलेगी वो सिंगल लाइट रे निकलेगी। एक ही ऑब्जेक्ट है ना बेटा पॉइंट, उसी से निकलेगा। दो तीन पॉइंट्स होते तो तीन चार रेज निकलते, बट पूरे स्टार को अगर आप पॉइंट मान रहे हो तो वन रेज निकलेगा, और यही रेज एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन करते हुए आपके आंखों तक पहुंचेगा और आप क्या देखोगे, ट्विंकलिंग। क्या ये चीज समझ में आती है सभी को? क्या ये चीज सभी को समझ में आती है? कोई ऐसा है जिसको नहीं समझ में आता हो ये? स्टार्स के ज्यादा दूरी होने की वजह से वी कंसिडर इट एज पॉइंट ऑब्जेक्ट। पॉइंट मतलब एक पॉइंट, है ना? उससे एक लाइट रे निकल रहा होगा और वही लाइट रे आपकी आंख में आ रहा होगा और आप ट्विंकलिंग देखते हो। नाउ व्हेन इट व्हेन देयर इज अ प्लैनेट, अब प्लैनेट चूंकि नजदीक है, ठीक है, प्लैनेट इज नियरर, देयरफॉर इट cannot be considered as, therefore it cannot be considered as पॉइंट ऑब्जेक्ट। इसको हम पॉइंट ऑब्जेक्ट कंसिडर नहीं कर सकते। तो अगर इसको पॉइंट ऑब्जेक्ट कंसिडर नहीं कर सकते हैं तो इससे जो राइट रे आएंगी, ठीक है, इससे जो राइट रे आएंगी हर पार्ट से अपने आंख पर पहुंचेगा एक रे, पहुंचेगा नहीं पहुंचेगा? इस पार्ट से एक रे, इस वाले 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 पार्ट से एक रे, ऐसे काफी सारे रेज अपनी आंख तक पहुंचेंगे, पहुंचेंगे नहीं पहुंचेंगे? आप क्या देखते हो कि ये सारे रेज जब आपकी आंखों तक पहुंचते हैं तो दे कैंसल आउट, ठीक है, आपके आंखों तक पहुंचते हैं, दे कैंसिल आउट। कैंसिल आउट का मतलब क्या है? यहाँ देखो, हम वेक्टर के बारे में जानते हैं क्या, फोर्स में? अगर एक फोर्स ऐसा लग रहा है 10 न्यूटन का, दूसरा फोर्स ऐसा लग रहा है 10 न्यूटन का, तो नेट फोर्स क्या लग रहा है बेटा, जीरो लग रहा है, नहीं लग रहा? ये सीखा होगा ना आपने बचपन में। सेम थिंग हियर आल्सो, लाइट रेज जो आ रही है हम वो क्या देखते हैं, डिफरेंट पार्ट्स ऑफ प्लैनेट से आ रही है। इसकी वजह से क्या होता है, वो आपस में इंटरेक्ट करके कैंसल आउट हो जाते हैं, और जिसकी वजह से प्लैनेट्स डू नॉट ट्विंकल।
ठीक है, प्लैनेट्स डू नॉट ट्विंकल, यही रीजन दे रखा है आपके बुक में। ठीक है, तो लाइट, अमाउंट ऑफ लाइट entering our eye from all individual point size sources will average out to be zero, thereby nullifying the twinkling effect। ठीक है, जितना वेरिएशन होना चाहिए था ना अमाउंट ऑफ लाइट का, किसी से ज्यादा आता है किसी से कम, फिर किसी से ज्यादा आता है किसी से कम, तो सब एक दूसरे को क्या करते हैं, जीरो बना देते हैं। समझ में आ रहा है? जैसे +5 में -5 जोड़ दो, क्या होगा, जीरो, ये ज्यादा है और ये कम। उसी तरह +4 में -4 दे दो, क्या होगा। तो अमाउंट ऑफ लाइट क्या लिखेंगे हम रीजन एक्सप्लेनेशन में, अमाउंट ऑफ लाइट एंटरिंग आवर आई, वेरिएशन इन अमाउंट ऑफ लाइट, ये लिखना यार, वेरिएशन इन अमाउंट ऑफ लाइट एंटरिंग आवर आई एवरेजेस टू जीरो। सबका अगर हम अमाउंट ऑफ लाइट का एवरेज ले लें तो क्या हो जाएगा, जीरो। यहां देखो +5 में अगर आप -5 जोड़ दो और उसका एवरेज ले लो तो क्या होगा, जीरो। वही चीज यहाँ हो रही, जिसकी वजह से आपको प्लैनेट जो होते हैं वो ट्विंकल नहीं करते हैं। ठीक है, प्लैनेट को हम क्या डिवाइड मानते हैं कि प्लैनेट जो है काफी सारे पॉइंट ऑब्जेक्ट से बना हुआ है, तो वो काफी सारा पॉइंट ऑब्जेक्ट काफी सारा अमाउंट ऑफ लाइट निकालेगा, और वो जो काफी सारा अमाउंट ऑफ लाइट है जब सबको ऐड करोगे तो उसका एवरेज क्या आ जाएगा। ठीक है, क्लियर है ये चीज सभी को, व्हाई डू प्लैनेट्स डू नॉट ट्विंकल, सभी को ये चीज क्लियर है, व्हाई डू प्लैनेट्स डू नॉट ट्विंकल। चलिए, नेक्स्ट इज एडवांस सनराइज एंड एडवांस सनसेट। अब इसको ना समझेंगे और उसके बाद देखेंगे। ठीक है, यहां देखो, आप मान लो यहां खड़े हो और ये आपकी व्यूइंग वाली हाइट है और सन यहां है। ठीक है, सन अभी होराइजन के नीचे है। ठीक है, बट एटमॉस्फेयर में क्या हो रहा होगा बेटा, सन की लाइट, ठीक है, बेंड होकर बेंड होकर बेंड होकर आपके तक पहुंच रही होगी, ऐसा हो रहा होगा। सन अभी होराइजन के नीचे है, तो बट आपको सन कहां दिखेगा, स्ट्रेट लाइन में। अभी सीखा हमने, हमारा आंख कहां दिखता है, स्ट्रेट लाइन में। तो व्हाट यू विल सी, सनराइज हम कब बोलते, जब एक्चुअल में सन बी पर पहुंचता। सनराइज हम कब बोलते, एक्चुअल में सन जब ए की जगह बी पर होता या फिर होराइजन पर होता तो हम सनराइज बोलते। तो क्या सनराइज हो चुका है, नहीं ना, सनराइज नहीं हो चुका है। तो इस यहां वाले सनराइज में और जब एक्चुअल में सन यहां पहुंचेगा, ये वाला जो सनराइज है, दोनों के बीच में 2 मिनट का फासला होता है। ठीक है, तो सन जो है हमें एक्चुअल सनराइज के पहले दिख जाता है। समझ में आया ये चीज, सन जो है हमें एक्चुअल सनराइज के पहले दिख जाता है। ठीक है, उसी तरह सनसेट हम कब बोलेंगे, यहां पर जब सन होगा तो सनसेट बोलेंगे, बोलेंगे नहीं बोलेंगे। बट व्हाट हैपेंस कि सन जब यहां पर रहता है तो सन से वैसे ही लाइट रिफ्रैक्ट होकर, ठीक है, अपने पास पहुंचती है और हम कहां देखते हैं, यहां पर। ठीक है, तो एक्चुअल सनसेट होने के बाद भी हमें सन दिख रहा होता है। ठीक है, एक्चुअल सनसेट होने के बाद भी हमें सन दिख रहा होता है, एंड दिस इज बिकॉज ऑफ एटमॉस्फेरिक।
सेम जो उधर सनराइज में हुआ ना, सेम फेनोमेनन इज विथ रेस्पेक्ट टू सनसेट. ओके, सेम फेनोमेनन इज विथ रेस्पेक्ट टू सनसेट. ठीक है. एपरेंट पोजीशन वाला जो कंसेप्ट अभी हमने स्टार में सीखा, वही चीज यहां पर भी चलेगा. ठीक है. सो 2 मिनट बिफोर द एक्चुअल सनराइज. ठीक है. 2 मिनट बिफोर द एक्चुअल सनराइज एंड 2 मिनट आफ्टर द एक्चुअल सनसेट. याद रहेगा ये 2 मिनट. इट इज अबाउट 2 मिनट. ये ध्यान रखना, एग्जैक्ट 2 मिनट नहीं है. ठीक है, ये ध्यान रखना. ये जो 2 मिनट मैंने लिखा है, ये कैसा है? इट इज अबाउट 2 मिनट. 2 मिनट के आसपास. इट इज नॉट एग्जैक्टली 2 मिनट्स. ठीक है. अबाउट 2 मिनट का डिफरेंस होता है एक्चुअल सनराइज और सनराइज में. ठीक है. किसी को कुछ पूछना हो यहां पर? अच्छा, जब हम सन को देखते हैं तो सन हमें क्या 3D ऑब्जेक्ट दिखता है? नहीं ना. इट अपियर्स टू बी अ फ्लैट डिस्क. इसको एक पॉइंट लिख लो यहां पर. सन अपियर्स टू बी, है तो नहीं ना फ्लैट डिस्क यार, है तो स्फीयर ही. सन अपियर्स टू बी फ्लैट डिस्क बिकॉज ऑफ this only, atmospheric refraction. Same answer, because of atmospheric refraction. ठीक है. तो ये 4 फिनोमेनन है. पहला है ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स. ठीक है, ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स. दूसरा फिनोमेनन है व्हाई डू प्लैनेट्स डू नॉट ट्विंकल. ठीक है. तीसरा फिनोमेनन है एडवांस सनराइज और सनसेट. ठीक है. Rahul, you are not in the batch. हाँ. तो बेटा जो बैच में है वही ज्वाइन करें. ठीक है. जो नहीं होंगे उनको हटा दिया जाएगा. ठीक है. ध्यान रखिएगा इस चीज का. लिंक शेयर करने के बाद भी आपको हटाया जा सकता है. ओके. सो क्लास का कॉर्डियल एटमॉस्फेयर हमें मेंटेन करके रखना है ना. बी ऑनेस्ट विथ योर वर्क, जस्ट लाइक अस बीइंग ऑनेस्ट. ओके. सो दैट, मैंने पहले ही बोला था आपको अपने ओरिजिनल नाम से जाना है. आप नहीं आओगे तो आई कैन नॉट हेल्प ना. बोला था नहीं बोला था, ये बताओ. डिड आई टोल इट ना? कैन नॉट हेल्प. और क्लास का डेकोरम भी खराब होगा, है ना. चलिए कर लीजिए ज्वाइन. तो सन appears to be flat disk because of atmospheric refraction. 4. This is fourth thing that we have learned with respect to atmospheric refraction. Okay, this is the fourth thing that we have learned with respect to atmospheric refraction. Next is अगला phenomenon जो है scattering of light. Okay, next is scattering of light. क्या होता है scattering of light? क्या सीखा है आपने scattering of light के बारे में, बताइए जरा. What you have learned? Scattering of light.
डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लाइट रेज और देखो अब सीखते हैं हम क्या होता है बेटा। लाइट रे जब ट्रैवल करती है किसी मीडियम से, ठीक है, और मान लो उस मीडियम में काफी सारे पार्टिकल्स हैं, ठीक है, ध्यान से सुनना मेरी पूरी बात। तो लाइट क्या होती है, इन पार्टिकल्स से टकराती है और फैल जाती है। हर पार्टिकल पर ये हो रहा होता है, पार्टिकल से टकराया फैल गया, पार्टिकल से टकराया फैल गया, पार्टिकल से टकराया फैल गया, पार्टिकल से टकराया फैल गया। तो इस क्रम में क्या होता है, आपको लाइट का पाथ दिखने लगता है, ठीक है, लाइट का पाथ दिखने लगता है। और इसी फिनोमेनन को हम क्या बुलाते हैं, स्कैटरिंग ऑफ लाइट। लाइट दिखने लग रहा है कि इसी डायरेक्शन में ये जा रहा है। टॉर्च मारते हो ना, टॉर्च देखा है, टॉर्च का बीम, टॉर्च के बीम में आपको पार्टिकल्स दिखते होंगे, देखा है वो चीज। वो जो पाथ, जो रास्ता एल्यूमिनेट हुआ है, दैट इज व्हाट स्कैटरिंग ऑफ लाइट इज। अच्छा एक बात बताओ, व्हाट इज द मेन रीजन बिहाइंड स्कैटरिंग ऑफ लाइट? रीजन क्या है? हाँ, ये पार्टिकल्स अगर होते नहीं होते तो क्या स्कैटरिंग होता? हाँ, अगर ये पार्टिकल्स नहीं होते तो क्या स्कैटरिंग होता? नहीं होता, ठीक है। और ये पार्टिकल्स बड़े बड़े साइज के होते तो क्या स्कैटरिंग होता? मान लो पत्थर रख दो रास्ते में, बड़ा सा पत्थर, क्या होगा? लाइट अपना पाथ क्या होगा, टकरा के वापस पत्थर के पीछे कुछ नहीं दिखेगा, ठीक है। तो दूसरी चीज जो आपको ध्यान रखनी है स्कैटरिंग में, कि डिपेंड्स ऑन साइज ऑफ द पार्टिकल। पार्टिकल की साइज छोटी होनी चाहिए, ठीक है। इट डिपेंड्स ऑन साइज ऑफ द पार्टिकल, पार्टिकल की साइज कैसी, इट डिपेंड्स ऑन साइज ऑफ द पार्टिकल, ठीक है। क्लियर है सभी को? सभी को ये क्लियर है? किसी को कुछ पूछना हो इसमें, एनीथिंग यू वुड लाइक टू आस्क? चलो, वेरी गुड। नाउ आप एक काम करो, अपने नोट्स में स्कैटरिंग ऑफ लाइट किस किस फिनोमिनन के लिए रेस्पॉन्सिबल है, प्लीज जल्दी से लिख लो तो। ब्लू कलर ऑफ द स्काई, कलर ऑफ वाटर इन द डीप सी, रेडनिंग ऑफ सन एट सनराइज एंड सनसेट। ये तीन फिनोमिनन जो हैं आपके बुक में दे रखे हैं, तो प्लीज राइट डाउन दिस प्रॉपर्टी। टिंडल इफेक्ट अभी आप नहीं पढ़ेंगे, मैंने पिछले ही क्लास में बोला था, टिंडल इफेक्ट केमिस्ट्री में पढ़ेंगे, क्लास 9 का जब केमिस्ट्री आएगा तब। ठीक है, करो जल्दी से लिखो। हो गया? चलो गुड।
ठीक है। नाउ द लास्ट इज व्हाई डज दिस क्या बोलते हैं ये जो सुबह में आपने देखा है, सुबह में सूरज की लालिमा, हैव यू हर्ड दैट? देखा ही होगा। व्हाई डज इट दैट हैपेंस? क्यों होता है वो? सिंपल सा आंसर है, आपने अभी जस्ट लिख लिया, स्कैटरिंग ऑफ लाइट। बट होता कैसे? व्हाट हैपेंस इन दैट? सूरज तो ऑल टाइम है। सुनो, क्वेश्चन इज सूरज तो सुबह के 6 बजे से लेकर शाम के 6 बजे तक हर समय है हमारे एटमॉस्फेयर में। तो सुबह और शाम में ही क्यों? इसका मतलब जब सूरज दोपहर में होगा 10 से 11 बजे, उस समय स्कैटरिंग नहीं कर रहा होगा सूरज अपना लाइट? माय क्वेश्चन टू यू इज दिस वन, क्या उस समय सूरज अपना लाइट स्कैटर नहीं कर रहा होगा? ओवरहेड होता है सन, ठीक है, ओवरहेड होता है, कर रहा होता है, बिकॉज वेरी गुड, सोनाली ने सही आंसर दिया है, वेरी गुड, बिकॉज डिस्टेंस, डिस्टेंस मैटर करता है बेटा, डिस्टेंस मैटर करता है, ठीक है। डिस्टेंस क्या मैटर करता है? देखो ध्यान से सुनना। जब सूरज, ठीक है, यहां पर है, जब सन यहां पर है, तो दिस आप यहां पर हो, दिस डिस्टेंस इज लार्ज एज कंपेयर, लार्ज लार्ज तो सारा ही डिस्टेंस है, बट एज कंपेयर टू व्हाट? जब सूरज यहां हो, ठीक है, दिस डिस्टेंस इज स्मॉल। बना लो जल्दी से फोटो अपने कॉपी में, ऐसे ही याद रहेगा, दिस डिस्टेंस इज लार्ज एंड दिस डिस्टेंस इज स्मॉल। नाउ व्हाट? अच्छा बना लो जल्दी से। हो जाएगा तो बता देना। हो गया। नाउ सूरज ने जब यहां से लाइट फेंका, कौन से पोजीशन 1 से, क्या होता है? ब्लू लाइट जो होता है, ठीक है, हमने पढ़ा था ना व्हाइट लाइट में 7 पार्टिकल्स होते हैं, प्रिज्म वाले चैप्टर में, याद करो, है ना, विबग्योर वगैरह में। तो ब्लू लाइट जो होता है वो सारा का सारा फैल जाता है, जब तक हमारे आंखों तक पहुंचे ब्लू लाइट स्कैटर्स, ब्लू लाइट की स्कैटरिंग जो है पूरी की पूरी हो गई, खत्म हो गया ब्लू लाइट। तो जो बच जाएगा बेटा वही हमारे आंखों तक पहुंचेगा। तो हमारे आंखों तक कौन पहुंचता है? जो सबसे कम फैला होगा। सबसे कम कौन फैला होगा? रेड और ऑरेंज। तो जो बच गया वो अपने आंख तक। तो दैट्स व्हाई वी सी व्हाट, रेडिश ऑरेंज टाइप ऑफ सन। समझ में आ गया सभी को? ज्यादा दूरी है, ब्लू लाइट जो है स्कैटरिंग तो हो ही रहा है, ब्लू लाइट जो है वो स्कैटर होके खत्म हो चुका होता है, जो हमारे आंख तक पहुंचता है कौन सा पहुंचता है? रेड एंड ऑरेंज लाइट, जिसकी वजह से हमें सन कैसा दिखता है? रेडिश, ठीक है, जिसकी वजह से सन हमें कैसा दिखता है? रेडिश। यही आंसर है। समझ में आया सभी को? ये बात समझ में आई? दिस इज योर आंसर, ठीक है। The light that reaches our eyes is of longer wavelength. This gives rise to reddish appearance of the sun. यही रेड वाला longer wavelength. Most of the blue light and shorter wavelengths are scattered away by the particles. Scattering तो हो रहा है,
लेकिन रेड लाइट का स्कैटरिंग नहीं हो रहा, लाइट स्कैटर कौन सा हो रहा है? ब्लू। तो अगर आपसे कल को सवाल पूछ दे बीपीएससी वाला कि ये जो हम सुबह में ऑरेंज जो देखते हैं या रेड देखते हैं, इसमें स्कैटर क्या हुआ? रेड हुआ या ब्लू हुआ? ब्लू। ब्लू स्कैटर होके खत्म हो जाता है। अगर रेड ही स्कैटर हो रहा होता तो रेड हमें दिखता कैसे? तो खत्म हो जाता है हमारी आंखों तक पहुंचते पहुंचते। समझ में आ रही है ये चीज? ब्लू एंड लोअर वेवलेंथ, ब्लू लोअर वेवलेंथ का होता है, ठीक है? तो ब्लू एंड लोअर वेवलेंथ scatters, remaining, remaining क्या हो गया? हायर वेवलेंथ, रेड वाला reaches our eye, reaches us। ठीक है, क्लियर है? सभी को? कोई गड़बड़ नहीं करेगा ना एग्जाम में? हाँ, कोई गड़बड़ तो नहीं कर देगा एग्जाम में कि सर रेड पहुंच रहा है, रेड ही स्कैटर हुआ होगा, ये सब नहीं। ओके, क्लियर है? सबने बना लिया? ये सबका बन गया? टाइम फिर बोलोगे कि सर टाइम नहीं दे रहे बनाने का। सबका ये बन गया? चलिए, नेक्स्ट थिंग इज टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। अच्छा, यहीं पर एक क्वेश्चन और लिख लो यार। ये ट्रैफिक सिंबल में रुकने का सिंबल रेड क्यों दिया जाता है, ग्रीन क्यों नहीं दिया जाता? ट्रेन के सिग्नल में, ट्रैफिक के सिग्नल में रेड दिया जाता है। व्हाई रेड? हाई वेवलेंथ होने से क्या होगा? ज्यादा दूर तक जाएगा। लॉन्गर वेवलेंथ, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, लॉन्गर वेवलेंथ है इसीलिए। बेंड नहीं होगा। अरे भाई साहब, खतरनाक। अच्छा बापू, हाँ वेरी गुड, एक आंसर आ गया। आंसर लॉन्गर वेवलेंथ, लॉन्ग नहीं नहीं, हाई विजिबिलिटी नहीं, लॉन्गर वेवलेंथ स्कैटरिंग विल बी लेस, यही आंसर है बेटा। अरे रेड क्या है? डेंजर का सिंबल है, रुकने का सिंबल है, ठीक है? मान लो बहुत दूर में, मान लो ट्रेन की पटरी है और कुछ आगे कोई प्रॉब्लम है पटरी में, ठीक है? दो ऑप्शन है आपके पास, रेड और ग्रीन भेजने का। अभी आपने डिसाइड नहीं किया कि रेड का मतलब रुकना है और ग्रीन का मतलब रुकना है, और थोड़ा सा धुंधला सा एटमॉस्फेयर है, तो कौन पहुंचेगा उनके पास? रेड ही पहुंच पाएगा ना बेटा, क्योंकि रेड कम स्कैटर होगा। दैट्स व्हाई रेड को, रेड इज इंपॉर्टेंट, रोकना इज इंपॉर्टेंट। खोल तो आप कभी भी सकते हो गाड़ी, बट डेंजर साइन को हम रेड से बताएंगे। नहीं तो एक बार कांड अगर हो गया तो उसको रिवर्स नहीं किया जा सकता है। भले आप ग्रीन अगर रखोगे तो डिस्टेंस क्या होगा? थोड़ा लेट हो जाएगा, रुक जाएगा तो थोड़ा लेट हो जाएगा, बट दिखेगा ही नहीं तो एक्सीडेंट प्रोन हो जाएगा ना बेटा। समझ में आया? समझ में आया? ट्रैफिक लाइट या फिर रेलवे लाइट वाला जो होता है वो रेड क्यों होता है? इट इज बिकॉज ऑफ दिस लीस्ट स्कैटरिंग। और फॉग में भी दिखता है ये। सभी को समझ में आया? ये वही आंसर है, घुमा फिरा के पूछेगा तो। नेक्स्ट, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। व्हाट इज दिस टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन? लाइट इज ट्रैवलिंग फ्रॉम डेंसर टू रेयरर मीडियम। किधर से किधर? डेंसर टू रेयरर। तो ऐसा अगर हम एक रे बना दें, ठीक है, तो जाने का संभावना इसका ये था, बट ये क्या होगा? अवे फ्रॉम नॉर्मल बेंड कर जाएगा, है ना? अवे फ्रॉम नॉर्मल बेंड कर जाएगा।
मान लो लाइट रे जो है वो ये ना होकर ये है, ठीक है, तो और बेंड करेगा, करेगा नहीं करेगा? एक समय ऐसा आएगा कि लाइट रे ये है और इसके करस्पॉन्डिंग जो रिफ्रैक्टेड रे है वो यहां से पास करेगा, सरफेस से। कहां से पास करेगा? सरफेस से, ठीक है। तो जब सरफेस से पास करेगा उस समय जो इंसिडेंट रे एंगल बना रही होगी, दैट विल बी नोन एज क्रिटिकल एंगल। उसको हम क्या बुला रहे हैं? क्रिटिकल एंगल। और रिफ्रैक्टेड रे का एंगल क्या है बेटा? 90 डिग्री। रिफ्रैक्टेड रे का एंगल कितना है? 90 डिग्री। और अगर आपका इंसिडेंट रे का एंगल अगर बढ़ गया, ठीक है, इंसिडेंट रे का एंगल और बढ़ गया तो इसके लिए क्या होगा? लाइट रे मीडियम 2 में जाने की बजाय मीडियम 1 में ही रिफ्लेक्ट कर जाएगा अकॉर्डिंग टू लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, ठीक है, अकॉर्डिंग टू लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। तो दिस phenomenon is known as total internal reflection. This phenomenon is known as total internal reflection. बाहर जाने ही नहीं दे रहे लाइट को, अंदर ही उसी मीडियम में रख लिया। वेयर इट इज यूज्ड, कहां पर यूज होता है? ऑप्टिकल फाइबर में, ठीक है, ऑप्टिकल फाइबर में ट्रांसमिशन करना होता है ना, ठीक है, सिग्नल को। तो देयर वी यूज व्हाट? द फिनोमेनन ऑफ टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। और कहां यूज होता है? वेयर डू वी यूज इट? और कहां यूज करते हैं? कहां होता है? डायमंड जो आपका इतना ब्राइट है, इतना ग्लो है, इट इज बिकॉज ऑफ व्हाट? टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, ठीक है। डायमंड जो इतना शाइन करता है, इट इज बिकॉज ऑफ व्हाट? टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट चैप्टर लाइट। इसके अलावा कुछ रह गया होगा या कुछ ऐसा लगता है कि कुछ इंपॉर्टेंट है ना, तो जब रिवीजन क्लासेस होंगी तो हम वहां पर उसको कवर करेंगे, ओके। यही है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का बुक में एग्जांपल। और थर्ड इज लूमिंग ऑफ शिप। व्हाट इज लूमिंग ऑफ शिप? ठंड जगह पर, ठंड जगह पर अगर आप थे फॉर एग्जांपल पोलर रीजन में अपने शिप को ले जा रहे हो और दूर से उसे ऑब्जर्व कर रहा हो कोई ऑब्जर्वर, तो शिप उल्टा दिखता है हवा में, दैट इज व्हाट लूमिंग ऑफ शिप इज, ठीक है। फोर्थ इज मिराज, मिराज फॉर्मेशन। व्हाट इज मिराज फॉर्मेशन? व्हाट इज मिराज फॉर्मेशन? ड्यू टू टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन आपको क्या दिखता है? डेजर्टिक एरिया में जो आपका जो पेड़ होता है, ठीक है, उसके नीचे आपको ऐसा महसूस होगा कि पानी है वहां पर, तो दैट इज व्हाट? मिराज। इज बिकॉज ऑफ दिस ओनली, ठीक है। तो ये 3-4 एग्जांपल्स हैं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शंस के, ठीक है। बट मैक्सिमम टाइम आपसे ये ऑप्टिकल फाइबर या डायमंड ही पूछेगा। यही दोनों एनसीईआरटी में भी दे रखा है, मतलब यहाँ वाली 11th-12th में तो मिराज और लूमिंग भी दे रखा है, बट दे डोंट आस्क फ्रॉम 11th-12th, ओके। यहीं रहते हैं 8वीं से 10वीं के बीच में, तो जो है सो हमने कर लिया सारा। किसी को कुछ पूछना हो, एनीथिंग यू वुड लाइक टू आस्क? लाइट चैप्टर में और भी थोड़ा कुछ अगर रह गया होगा ना, तो लास्ट में जब रिवीजन करेंगे तो उसमें ऐड कर लेना। आई होप आप सारे नोट्स A4 शीट में बना रहे होंगे सभी। कोई है कोई दूसरी जगह पर बनाने वाला नोट्स कॉपी में? कॉपी में नहीं बनाते यार, A4 शीट्स में बनाते हैं ताकि अपडेट करते रहे हम उनको पीछे से, ठीक है। पहले ही क्लास में मैंने बोला था आपको, ठीक है। किसी को कुछ पूछना हो, एनीथिंग यू वुड लाइक टू आस्क?
हाँ, डायमंड को फिर से तराश सकते हैं ना, वो एंगल्स वगैरह बनाकर, ठीक है, यू कैन रीगेन दैट। ओके, और किसी को कुछ पूछना हो, एनीथिंग यू वुड लाइक टू आस्क? एक होमवर्क है, चूंकि डायमंड के ऊपर बात हो ही गई है, तो आपके लिए एक होमवर्क है, आपको ये पढ़ना है। सुना है ये नाम? हैव यू हर्ड दिस नेम? हैव यू हर्ड दिस नेम? अरे यस सर, नो सर, यस सर, इन बजट, बजट में ही सुना, उसके पहले नहीं सुना? बजट वाला क्वेश्चन बना था सही सही, उसके पहले भी ना, थोड़ा सा इसके बारे में पढ़ लेना, ठीक है, रीड अबाउट इट, आखिर है क्या, कैसे बनता है, प्रॉपर्टी क्या होती है, बस क्या है, कैसे बनता है, और लैब ग्रोन डायमंड की प्रॉपर्टी क्या है। बाकी तो हम तो देंगे ही पढ़ने के लिए, डोंट वरी, बट एक बार पढ़ लेना, चूंकि डायमंड डायमंड हो रहा है तो क्या पता दिमाग से उतर जाए, और क्या पता एग्जाम में आ जाए, है ना, तो एक बार रीड कर लेना इसको, ठीक है। और कुछ, किसी को कुछ पूछना हो? मजा आया लाइट चैप्टर में? यही सबसे बड़ा है, इसके बाद थोड़ा सा एक्स्ट्रा टाइम मोशन में लगता है, बाकी सारे आधे घंटे 45 मिनट के टॉपिक्स हैं, ठीक है, और लाइट से एक या दो क्वेश्चन आएगा ही आएगा, ठीक है, लाइट से एक दो क्वेश्चन आएगा ही आएगा, इसलिए हमने डिटेल में करा है उसको, और जो कुछ चीजें छूट गई है ना, तो ऐसा नहीं है कि नहीं हो पाएगा, जहां भी मुझे लगता है कि ये रह गया है, दैट विल बी कंप्लीटेड एट लास्ट, बट इन जनरल जो लाइट में आपको चाहिए, वी हैव डन दैट ऑल। ओके, सो चलो फिर इलेक्ट्रिसिटी ना कल की क्लास में करेंगे, आज रहने देंगे, ठीक है, कल की क्लास नॉर्मल 8:15 टाइम पर विल स्टार्ट। ओके, जो नॉर्मल टाइम है, शेड्यूल तो आपको मिला हुआ ही है, सो दैट विल बी ऑल, लेट्स मीट टुमारो एट 8:15। किसी को कोई दिक्कत तो नहीं हो रहा ना पढ़ने में, ये बताओ, इज इट गोइंग फाइन फॉर एवरीवन? एक दो बच्चे नहीं आ रहे क्लास में, हाँ, इज इट गोइंग फाइन फॉर एवरीवन? हो सकता है कि इनको काम हो, यस सर, तो कहीं पर भी कोई दिक्कत हो ना बेटा, मेरे को जरूर बोलना, किसी और को बोलने के पहले डू टेल मी, है ना, आई एम दैट ओपन फॉर ऑल ऑफ यू। ओके, किसी दूसरे को बोलने की जगह मुझे बोलना, डायरेक्टली बोलना, अगर आपको सबके सामने क्या, यहाँ भी मैसेज करते हो तो मुझे ही खाली दिख रहा होता है, अगर आपको दिक्कत है तो आप, फोन नंबर है आपका, आप इस पर बता देना मेरे को, ठीक है, डेफिनेटली वी डू इट, नहीं तो लॉस आपका है ना, लॉस आपका हो जाएगा, डू इट, वैसे होगा नहीं, यू विल नॉट, बट फिर भी अगर हो गया तो, है तो ह्यूमन बीइंग ही ना बेटा, ह्यूमन बीइंग आर प्रोन टू एरर्स। ओके, सो चलो फिर कल मिलते हैं 8:15, and this is it for light, we'll start with another chapter tomorrow, most probably electricity. Okay, till then, bye, keep on revising.